हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक लर्निंग जोन में आप सभी का वेलकम करता हूँ। ये हमारे इस यूट्यूब चैनल की वेरी फर्स्ट वीडियो है और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आप लोगों के पास अच्छे से अच्छा जो डाटा है वो प्रोवाइड कर सके, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो JKSSB के हैं चाहे वो बैंकिंग के हैं, आप उनमें सक्सेस अचीव कर सको और अच्छी जॉब पा सको। तो हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है ये है अबाउट JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इस पे बात करने से पहले हम लोग थोड़ा पास्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पहले क्या था, आर्टिकल 317(35)A था। तो इससे क्या था कि हमारे पास JNK को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, स्पेशल स्टेटस, जिसके थ्रू क्या था, हमारे पास हमारी लैंड एंड जॉब्स सिक्योर थी फॉर सिटीजन्स ऑफ JNK। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब हमारे पास जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग हमारे ये जो आर्टिकल 370 एंड 35A को एबॉलिश किया गया है और एक नया रूल बनाया गया, एक नया एक्ट बनाया गया है। उस एक्ट का नाम है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, हम वहाँ बेसिक से बात करेंगे। हमारे पास 5 अगस्त 2019 ये डेट आप सभी को याद होगी, जिस दिन हमारे JNK में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हुई थी कि हमारे JNK में उस दिन एक JNK हाई अलर्ट पे था। वो दिन आप सभी को याद होगा। उसी दिन क्या हुआ था कि राज्यसभा में हमारे जो हॉनरेबल होम मिनिस्टर जी हैं, कौन, श्री अमित शाह जी ने क्या किया था, एक बिल इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में ऑन 5 अगस्त 2019। वो किसके बारे में था, JNK रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही था और वो उसी दिन पास हो गया था। उसके बाद वो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया ऑन 6 अगस्त 2019 को, और वो भी ऑन द सेम डे वो लोकसभा में पास हो गया। एंड 9 अगस्त 2019 को उसी बिल को हमारे प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई। एसेंट मतलब अप्रूवल, हमारे प्रेसिडेंट सर का अप्रूवल मिल गया और वो जो बिल था वो एक्ट की फॉर्म में हमारे सामने आया। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एक्ट की फॉर्म में हमारे सामने आया। एंड वो जो बिल था हमारे पास फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019 से ये बिल हमारे पास कम इनटू द फोर्स, मतलब हमारे पास एक लीगल प्रोसेस, एक नया रूल, एक नया लॉ बन के हमारे पास वो बिल आया। और उस बिल को हम लोग अब क्या कहते हैं, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब रीऑर्गेनाइजेशन क्या है, अब उस पर बात करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स रीऑर्गेनाइज, यहां आप लोग कह सकते हो रीअरेंज। ठीक है, मतलब दोबारा से किसी चीज को बनाया जा रहा है, दोबारा से JNK को एक न्यू वे में, JNK को एक न्यू वे में बनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या था हमारे पास, JNK एक स्टेट थी हमारे पास, इस फॉर्म में कुछ एक रफ फिगर है, इस फॉर्म में थी हमारे पास। अब JNK में को क्या किया गया, डिवाइड किया गया, JNK अलग एंड लद्दाख अलग। ठीक है, JNK अलग, लद्दाख अलग। JNK को भी UT बनाया गया एंड लद्दाख को एक अलग UT बनाया गया। अब वैसे ही और अब स्टेट से अगर यूनियन टेरिटरी में चेंज किया गया तो बहुत सारी चेंजेस आएंगी, पूरे सिस्टम में चेंज आएंगी। तो धीरे धीरे आप लोगों ने ये भी सुना होगा, जैसे चंडीगढ़ हमारी UT है, गोवा हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में कुछ रूल्स में डिफरेंसेस हैं। तो वैसे ही जब JNK को स्टेट से UT बनाएंगे तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आएंगी। तो अब वो जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, अब ये एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमारे पास आ चुका है फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019 से। तो उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हमारे पास हमारे जो JNK है उसके लिए क्या नए रूल्स बनाए गए हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, उस डॉक्यूमेंट के सबसे जो बेसिक कंडीशंस है उस पर हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट में हमारे पास पार्ट्स कितने हैं, उसको 14 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उन 14 पार्ट्स में टोटल सेक्शन 103 है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चेंजेस आई हैं, हमारे जो पुराने रूल्स थे अब
नए रूल्स आएंगे तो पुराने रूल्स में भी कुछ चेंजेस आएंगे। तो क्या हुआ कि हमारे जो 153 स्टेट लॉज थे उनको रिमूव कर दिया गया, और जो 106 सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज थे उनको डायरेक्टली इंप्लीमेंट किया गया J&K में। ठीक है, J&K में जो सेंट्रल लॉज थे उनको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया गया, और 153 जो स्टेट लॉज थे उनको एबॉलिश कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब कुछ चीज़ें हैं जिनमें चेंज नहीं आई है। वो क्या चीज़ें हैं? एक J&K का ऑर्डर था 1956 जो शेड्यूल कास्ट के लिए था, और J&K का एक ऑर्डर था 1989 जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था। ये एज इट इज़ है, इनमें कोई चेंज नहीं है, ये नो चेंज है, दे आर सफरिंग फ्रॉम नो चेंज। J&K स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन के चुका है, लेकिन हमारे ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 ऑर्डर्स थे ये एज इट इज़ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं 14 पार्ट्स में। हम इस वीडियो में 1 बाय 1 इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ताकि उनमें जो सेक्शंस हैं उनमें क्या क्या चीज़ें जो नई हैं जो आपको जाननी चाहिए हम उन पर बात करेंगे, ताकि आपकी जो GK/SSB में ये एक अलग से टॉपिक है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चंस आए तो आपको डाउट ना हो। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रीलिमिनरी पार्ट फर्स्ट है प्रीलिमिनरी में हमारे पास सिर्फ 2 सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन क्या कहती है? फर्स्ट सेक्शन में सिर्फ ये डिफाइन किया गया है कि ये जो नया एक्ट है, दिस एक्ट इज नोन एज J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट को सिर्फ डिफाइन किया गया है पार्ट 1 के अंदर जो सेक्शन फर्स्ट है, और सेक्शन जो 2 है उसमें क्या है, कुछ डेफिनेशंस है जो उस पूरे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उनको डिफाइन किया गया है। जैसे इलेक्शन कमीशन को डिफाइन किया गया, इलेक्शन कमीशन का काम आपको पता है कि इलेक्शन करवाना है, तो उसको डिफाइन किया गया। असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो किस तरह से होगी उनको डिफाइन किया गया है। LG को डिफाइन किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आपके अपॉइंट हुए हैं। 80 शेड्यूल कास्ट को डिफाइन किया गया, शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन किया गया, आर्टिकल्स को डिफाइन किया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको डिफाइन किया गया है। तो इनको आप लोग, हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में भी है, तो आप इन डेफिनेशंस को देख सकते हो। बेसिकली आपको इन सभी के बारे में पता है, ऐसे कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो कंडीशंस हैं जो आपको जाननी चाहिए हम उन पे बात करते हैं। तो ये आ गया पार्ट सेकंड में है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जो पूरी स्टेट थी हमारे पास J&K की, उसको हम दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब दोबारा से एक नया कुछ बना रहे हैं। तो क्या नया बनाया जा रहा है उस पर बात करते हैं। थर्ड सेक्शन क्या है? अब पार्ट सेकंड में हमारे पास सेक्शंस है, सेक्शन 3 to 7 तक जो सेक्शंस है वो पार्ट सेकंड के अंदर है। तो उसमें सेक्शन थर्ड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटर। तो लद्दाख की ये जो यूनियन टेरिटरी है उसमें लेजिस्लेटर नहीं होंगे। लेजिस्लेटर मतलब हमारे जो MLAs बनते थे स्टेट में, तो यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख की बनी है वहाँ पे MLAs नहीं होंगे। और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आए? लेह एंड कारगिल। क्लियर है? उसके बाद सेक्शन फोर्थ में क्या है आपके पास? फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटर, मतलब J&K की जो यूनियन टेरिटरी बनी है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू हमारे पास इस फॉर्म में था, कुछ ऐसे ही था J&K, तो J&K को अलग कर दिया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपका पार्ट जो है, यहाँ पर आपके पास MLAs होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वहाँ भी आपके MLAs होंगे, इलेक्शंस होंगी। लेकिन लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लेजिस्लेटर होंगे। और क्लियर है? तो डिफरेंस क्या है J&K और लद्दाख में? J&K में लेजिस्लेटर होंगे और लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ गई, गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब ये पूरी स्टेट थी आपके पास J&K, तो इसमें क्या था आपके पास? गवर्नर था। कौन था? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ UTJK। तो आपके पास ये जो J&K स्टेट थी, अब इसमें इसको डिवाइड किया गया, तो क्या बनाया? पहले इसको अलग किया गया, J&K अलग और लद्दाख अलग। ठीक है, तो J&K में क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। J&K में LG होगा एंड UT लद्दाख फॉर सच ए पीरियड में बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है ये किसके अंडर आएगी? प्रेसिडेंट के अंडर। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जे स्टेट को दो में डिवाइड किया गया है, एक जे यूनियन टेरिटरी बनी, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी। तो जे यूनियन टेरिटरी में कौन होगा, एलजी, और उसके साथ ही असेंबली भी होगी। और लद्दाख में क्या होगा, लद्दाख में आपके पास रूल कौन करेगा, प्रेसिडेंट। अब सेक्शन 6 में क्या है, अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल में क्या अमेंडमेंट की गई, तो क्या था हमारे पास एक सेक्शन, एक एंट्री 15 है, एंट्री 15 को क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया। तो हमारे पास 15 के बाद जो एंट्रीज थी 16 to 29, तो उनमें क्या चेंजेस लाई गई कि 15 जब डिलीट हो गई तो उनकी एंट्रीज दोबारा रीअरेंज किया गया, तो उनको कर दिया कि 15 to 28, ठीक है, एक नंबर पीछे आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास पहले जे जो थी वो स्टेट थी, तो हम किसके अंडर आते थे, द स्टेट्स हमें लिखा जाता था, द स्टेट्स के अंडर हमें डाला जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब जब हमें यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया तो स्टेट्स वर्ड को डिलीट कर दिया गया, तो अब जे को किसके अंदर डाला जाता है, द यूनियन टेरिटरीज, किसके अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाती है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहती है, सेविंग पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को सेव किया गया। कैसे कि हमारे पास यहाँ पे असेंबली भी है, तो यहाँ पे इलेक्शंस होंगी, यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी, तो यहाँ की जे की जो पावर्स है वो जे के पास सेव है। बट जो लद्दाख है, लद्दाख के पास अपनी कोई पावर्स नहीं है, क्योंकि उनको रूल कौन करेगा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से रूल करेंगे। तो लद्दाख में असेंबली नहीं है, तो लद्दाख के पास अपनी पावर्स नहीं है। क्लियर है। अब है हमारे पास पार्ट 3, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का पार्ट 3। इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटर। अब जो हमारे लेजिस्लेटर्स थे, लेजिस्लेटर्स कौन है हमारे, एमएलएज, जो एमएलए हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे, ठीक है, ओवरऑल है हमारे पास काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो हमारे पास क्या, फर्स्ट है हमारे पास अमेंडमेंट ऑफ 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या चेंज की गई, किसकी वजह से चेंज की गई, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की वजह से, कि हमारे पास एंट्री नंबर 21 थी उसको डिलीट कर दिया गया। तो उसके बाद जो एंट्रीज थी 22 to 31, अब अगर 21 डिलीट हो गई है तो उसको रीअरेंज किया गया, 22 को कहाँ पे लाया गया, 21 पे, और 31 भी एक नंबर पीछे चला गया। तो न्यू एंट्रीज की हमारे पास बन गई 21 to 30। तो ये 4th शेड्यूल में हमारे पास चेंजेस आई हैं ड्यू टू जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से, ठीक है। उसके बाद ये 4th शेड्यूल में हमारे लिए चेंजेस की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। अब कंडीशन ये है कि जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया। अब आपको पता है कि हमारी असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी गई है, असेंबली हमारी डिसॉल्व कर दी गई, ठीक है। जब असेंबली डिसॉल्व है तो जे चलेगा कैसे, तो उस पर बात करेंगे। तो ये है हमारे पास एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। क्या कहता है कि हमारे पास जो राज्यसभा के 4 मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जे के 4 मेंबर्स हैं, उनकी देख रेख में जे चलेगा, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। और लोकसभा में जे के जो 5 मेंबर्स हैं वो अब जे की देख रेख करेंगे। मतलब हमारे पास पार्लियामेंट में जैसे असेंबली होती थी तो हमारी कुछ डिमांड्स होती थी, असेंबली में हमारे एमएलएज रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब ना ही एमएलएज हैं हमारे पास, क्योंकि हमारी असेंबली डिसॉल्व हो गई है। तो अब हमारे पास जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं 4, और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो हमारी डिमांड्स को रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, लोअर हाउस एंड अपर हाउस में, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा में। तो हमारी जो डिमांड्स होंगी वो कौन पूरा करेगा, अब जो हमारे एमपीज हैं, रिस्पेक्टेड एमपीज, और राज्यसभा के जो हमारे मेंबर्स हैं हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाएंगे। और जो भी डेवलपमेंट होगी अब इन लोगों के थ्रू हमारे पास जे में होगी। तो ये 9th एंड 10th सेक्शन है हमारे पास पार्ट 3 में। तो अब देखो रीऑर्गेनाइज हो रहा है जे, तो जे में जो चेंजेस आएंगी, जब तक न्यू असेंबली नहीं बन जाती तब तक जे को कौन देखेगा। अब से एलजी तो है हमारे पास, जो सुप्रीम पावर है हमारे पास, लेकिन एलजी तक हमारी डिमांड कौन पहुंचाएगा, या हमारी जो और भी डिमांड्स हैं
कोई डेवलपमेंट है, उसके लिए प्रोजेक्ट सेंटर से प्रोजेक्ट कैसे आएंगे, क्योंकि जैसे लद्दाख को प्रेसिडेंट सर देख रहे हैं, तो कोई भी लद्दाख की डिमांड होगी वहाँ पे प्रेसिडेंट सर उनको डिमांड्स उनकी पूरी करें। लेकिन यहाँ पे जो एमपीज और हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो हमारी पार्लियामेंट तक आवाज़ पहुँचाएंगे, और जो हमारे पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेंटर के थ्रू हैं वो कहाँ से आएंगे, एमपीज के थ्रू और राज्यसभा मेंबर्स के थ्रू। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑर्डर 76। तो अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि आगे जो हमारे पास इलेक्शंस होंगी, कौन सी, हाउस ऑफ पीपल्स की। हाउस ऑफ पीपल कौन सा गया, लोकसभा, दैट इज़ योर एमपीज बनेंगे जो हमारे, वो हमारे पास जो इलेक्शन होगी इलेक्शन कमीशन कराएगा, वो कराएगा अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज 1976। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिलिमिटेशन होगी उस उन सीट्स पे हमारे पास अब एमपी की इलेक्शन होगी। और नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन ऑफ सिटिंग। अब जो आगे इलेक्शन होंगी वो इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनका क्या होगा, तो प्रेजेंट मेंबर एज इट इज़ काम करेंगे, एज इट इज़ काम करेंगे, उनके टेन्योर में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन टेन्योर, इन देयर टेन्योर, ओके, उनके टेन्योर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे ही काम करेंगे। तो समझ आ गया कि हमारे पास रीऑर्गेनाइज जे हो रहा है, तो हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ रही है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि इन्होंने सारा ध्यान रखा है कि अभी जब तक नई असेंबली नहीं बन सकती तब तक कैसे काम चलेगा, नई इलेक्शंस कैसे होंगी, वो डिलिमिटेशन प्रोसेस 1976 के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन जो प्रेजेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डिमांड तो यही पहुंचाएंगे आगे, तो प्रेजेंट मेंबर जो है वो ऑफिस में एज इट इज़ रहेंगे, एज इट इज़ काम करेंगे, उनके टर्नओवर में कोई चेंज नहीं आएगी, वो वैसे ही काम करेंगे। उसके बाद है अब जे के लिए क्या है, ये सेक्शन 13 है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 239A जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जे पे एप्लीकेबल हो रहा है, जो सेम पुडुचेरी पे भी एप्लीकेबल है। तो जे किस यूटी के बेसिस पे चलेगा, पुडुचेरी के फुटस्टेप्स में। जो काम पुडुचेरी में जिस प्रोसेस से होते हैं वही अब जे में भी एप्लीकेबल होगा, वो सारा प्रोसेस। क्लियर है। तो हमारी जे की यूनियन टेरिटरी है वो किस पे बेस्ड है, वो यूनियन टेरिटरी का जो पुडुचेरी का रोल मॉडल है वैसा ही हमारा जे का रोल मॉडल सेम है। उसके बाद आगे नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज इट्स कंपोजिशन। अब तो जे में की जो यूनियन टेरिटरी है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली किस तरह से होगी, ठीक है, और इसकी कंपोजिशन मतलब वो सारा कैसे मिक्सर तैयार होगा, असेंबली कैसे होगी, सीएम कैसे होगा, कैसे प्रोसेस होगा। हमारी असेंबली में पहले क्या होता था, गवर्नर होता था, अब यहाँ पे एलजी होगा, तो वो सारे प्रोसेस डिफाइन किए गए हैं। तो क्या है हमारे पास कि जो एलजी है वो अपॉइंट कैसे किया गया, आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जे में एलजी सर को अपॉइंट किया गया। उसके बाद हमारे पास जे में कितनी सीट्स हैं, 107 असेंबली सीट्स हैं। तो हमारे जे में असेंबली सीट्स कितनी, 107, लेकिन उसमें 200 ये जो नहीं 200 नहीं 24 सीट्स को वेकेंट रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये है हमारी पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो टोटल 107 है, तो इनमें से 24 को वेकेंट रखा जाएगा। तो आपके पास कितना 83 सीट्स पे इलेक्शन होगी, और 23 हमारे पास क्या रहेंगी, वेकेंट। 24 वेकेंट रहेंगी और 83 पे हमारे पास इलेक्शन की जाएगी। और उस जब अब जो नई असेंबली बनेगी उसमें ST एंड SC का भी ध्यान रखा गया है, मतलब SC एंड STs के लिए भी सीट्स को वेकेंट रखा जाएगा। क्लियर है, वेकेंट नहीं रखा जाएगा, रिजर्व रखा जाएगा, सॉरी, इनको सीट्स को क्या रखा जाएगा, रिजर्व। क्लियर है। तो SC एंड ST का पूरा ध्यान रखा गया है कि इनके लिए हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स को रिजर्व रखा जाएगा। उसके बाद है 15 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन। अब क्या है कि वीमेंस के लिए भी सीट्स रिजर्व होंगी, लेकिन अगर कहीं पे किसी वजह से हमारी असेंबली में वीमेंस का नंबर कम है, मतलब कि नंबर ऑफ वीमेंस कम है हमारी असेंबली में, और वीमेंस को पूरी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा पा रहा है हमारी असेंबली में, तो हमारे जो LG सर है वो 2 वीमेन को अपॉइंट कर सकते हैं। उनके पास ये पावर है कि वो 2 वीमेन को अपॉइंट कर सकते हैं, कहाँ पे, असेंबली में, टू रिप्रेजेंटिंग द वुमेन्स। उसके बाद है
क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो सबसे पहले वो होने चाहिए इंडियन, उनकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स मिनिमम, और उसके बाद जो हमारे पास हमारे पार्लियामेंट्री में जो पास किया गया है जो कंडीशंस, उसके अकॉर्डिंग वो फुलफिल करने चाहिए। उसके हाँ, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में लॉज बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वो एमएलए की इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो आपको पता है 5 ईयर्स है, तो वो आगे भी यही रखी गई है। हाँ, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले जेएंडके में कितनी होती थी लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर, 6 ईयर होता था, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया और अब कितना है, 5 ईयर लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर। सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोपोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो हमारे पास अब बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन डिसॉल्व कैसे होगा और उस पर बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एलजी सर हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली को कभी भी उनके साथ बातचीत कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, लेकिन उनके पास 2 मीटिंग्स के बीच में, जो 2 मीटिंग्स होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली की और एलजी सर की, 2 मीटिंग्स के बीच में टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 6 मंथ्स का मिनिमम। ओके, तो 6 मंथ के टाइम पीरियड के बाद ही एलजी सर की मीटिंग हमारी असेंबली के साथ हो सकती है। मतलब एलजी सर हमारी असेंबली को डायरेक्शन दे सकते हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन 2 मीटिंग के बीच में टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, टाइम पीरियड का डिफरेंस 6 मंथ्स का होना चाहिए। और उसके बाद एलजी सर के पास ये भी पावर्स हैं कि जब भी चाहे वो, अगर उनको लगे कि हमारी जो असेंबली है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है, तो एलजी सर उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास अब आपको समझ आएगा कि हमारे पास कितनी सारी चेंजेस आ रही हैं जेएंडके में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, एलजी सर उनको अपॉइंट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन उनकी क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ड्यूरेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की चेंज कर दी गई है। पहले 6 ईयर होती थी, अब उसको खत्म करके कितना कर दिया गया है, 5 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ असेंबली। तो हमारे पास क्या है, असेंबली है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसमें स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो हमारी जो असेंबली है लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 2 मेंबर्स को चूज करेंगे, एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर इनमें से कोई भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कोई भी असेंबली का मेंबर है, असेंबली का मेंबर है, आई मीन कोई अगर एमएलए है, तो उस पर्सन को एमएलए की सीट को वेकेंट करना पड़ता है, वेकेट करना पड़ता है, मतलब एमएलए की पोस्ट को छोड़ना पड़ता है, तभी वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बन सकता है। और उसके बाद क्या होगा कि अगर बना तो सकते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी में वोट्स पड़ते हैं तो यही लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स को रिमूव भी कर सकती है। क्या कर सकती है, रिमूव भी कर सकती है पोस्ट से। क्लियर है, अपॉइंट कैसे होंगे, और इनको अगर पोस्ट से रिमूव करना है तो क्या करना होगा, मेजॉरिटी वोट्स चाहिए होंगे, मेजॉरिटी वोट्स अगेंस्ट। ठीक है, अगर मेजॉरिटी वोट्स इनके अगेंस्ट होंगे तो इनको वो रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर स्पीकर किसी दिन छुट्टी पे है तो डिप्टी स्पीकर उनकी पोस्ट पे आएगा। डिप्टी स्पीकर मतलब उनकी सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा। और अगर किसी दिन डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तब क्या होगा, मतलब स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो के मेंबर्स हैं, जो असेंबली है पूरी, वो किसी एक पर्सन को आपस में से किसी एक को एज एक दिन का स्पीकर अपॉइंट कर सकती है। और सारी जो प्रोसेस है उसको टेक ओवर कौन करेगा, वो जो नया मेंबर होगा वो एक दिन के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, रिमूव कैसे किया जाएगा, और अगर वो किसी दिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उस दिन काम कैसे होगा उस पर बात की। और इनकी जो सैलरीज हैं
वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसाइड करेगी कि हमारे पास स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की सैलरीज कितनी होगी। उसके बाद है स्पेशल एड्रेस टू लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। अब स्पेशल एड्रेस क्या, जब भी नई असेंबली बनेगी, न्यू असेंबली बनेगी, मतलब कि जब भी नई इलेक्शंस होंगी और नई असेंबली बनेगी, तब हर नई असेंबली बनने पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करेंगे। क्लियर है? जब भी नई इलेक्शंस होंगी, नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी उस टाइम पे, तब पहली मीटिंग में जो हमारे एलजी सर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हैं, वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करेंगे। तो अभी हमारे पास पार्ट 3 ही चल रहा है। इसमें हमारे पास कितनी सेक्शंस है, 8 to 57। तो हम वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं, जिनके बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक है हमारे पास नेक्स्ट है राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे पास अब एडवोकेट जनरल एक नई टर्म है। एडवोकेट जनरल कौन होगा, जो आपके पास J&K हाई कोर्ट का जज होगा। कौन, जज ऑफ हाई कोर्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एडवोकेट जनरल। तो हमारे पास जो असेंबली के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, असेंबली के मिनिस्टर्स हैं, और एडवोकेट जनरल का क्या राइट्स हैं, तो उन पर बात करेंगे कि हमारे पास असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंग या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हमारे पास जो मिनिस्टर्स होंगे हमारे पास जो स्टेट में, और एडवोकेट जनरल्स के क्या राइट है। तो हमारे पास जितने भी मिनिस्टर्स और एडवोकेट जो हमारे रिस्पेक्टेड एडवोकेट जनरल होंगे, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, या किसी कमेटी का मेंबर हो सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वो सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन मेंबर्स और एडवोकेट जनरल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद है हमारे पास राइट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हमने पीछे भी किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो पहली मीटिंग पे भी, हर एक असेंबली की पहली मीटिंग में भी उनको एड्रेस करेंगे, ऐसे इसके बाद भी वो उनको एड्रेस कर सकते हैं जब उनका मन करे, लेकिन उनकी 2 मीटिंग्स के बीच में 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। और इसके बिना भी वो असेंबली को मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर कोई बिल जो है वो वहाँ पे कोई पेंडिंग है, जिस पे कोई बात नहीं हो रही है, तो उस पर भी उनको वो असेंबली को मैसेज सेंड कर सकते हैं। कौन, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स। तो हमारे पास जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे, उनको अपना ऑफिशियल काम स्टार्ट करने से पहले एलजी के सामने, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर के सामने ओथ लेनी पड़ेगी, ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो अपना ऑफिशियल वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे 26 वोकेशन ऑफ सीट। अब वहाँ पे मेंबर तो बन गए, अब अगर सीट को खाली, किन केसेस में कोई सीट खाली होगी, अगर कोई पर्सन जो है वो एमपी भी है एंड एमएलए भी है, एमएलए भी इलेक्ट हो चुका है और एमपी भी इलेक्ट हो चुका है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर वो किसी एक से रिजाइन नहीं देता है, तो अगर वो दोनों में मेंबर है, तो उसकी एमपी की जो पोस्ट है उससे उसको डिस्क्वालीफाई है, उसको एक्सपायर कर दिया जाएगा, मतलब उसकी पोस्ट से उसको निकाल दिया जाएगा। अगर नहीं, ये मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास अगर वो दोनों का मेंबर है और अगर वो किसी एक में से भी रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है, तो उसकी एमपी की जो सीट है उस सीट से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, जो एक्सपायरेशन पीरियड मेंशन किया गया है एज रूल मेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट सर ने एक रूल बनाया है जिसके अकॉर्डिंग अगर उस एक टाइम पीरियड में वो अपनी एमएलए की सीट से रेजिग्नेशन नहीं देता है, तो उसको एमपी की सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक और चीज है कि अगर, क्योंकि असेंबली का पार्ट तो रहना ही रहना है उसने, हम J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि वो एमएलए की सीट से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन हाँ वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वहाँ पे मैसेज सेंड कर दिया जाएगा और उसको ये J&K जो असेंबली का मेंबर होने के नाते उसको एमपी की पोस्ट से वेकेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि अगर वो असेंबली में 60 डेज तक
प्रेजेंट नहीं होता है, 60 डेज तक प्रेजेंट नहीं होता है किसी भी मीटिंग से, तो असेंबली उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर देगी। अगर कोई असेंबली का मेंबर 60 डेज तक किसी भी मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होता है तो असेंबली उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर सकती है। मतलब पर कौन सा केस में? विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी नोटिस अगर कोई पर्सन 60 डेज तक वहां से बाहर रहता है तो उसको उसकी पोस्ट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कब किया जाएगा उनकी सीट से? तो डिस्क्वालीफाई का मतलब होता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे उस पोस्ट को। तो अगर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ J&K के अंडर कोई ऑफिस में है तो उसको उसके लिए कहा जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो उनको MLA की या लेजिस्लेटिव असेंबली का जो भी मेंबर होगा उसकी उस पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंशियल बिल। अब फाइनेंशियल बिल के लिए क्या प्रोविजन है कि हमारे पास J&K की लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी बिल जब डाला जाएगा तो वो LG की परमिशन के बाद आएगा। लेकिन एक फाइनेंशियल बिल ही एक ऐसा है जो विदाउट LG की परमिशन के भी असेंबली में लाया जा सकता है। क्लियर है? फाइनेंशियल बिल के लिए ये स्पेशल प्रोविजन है कि LG की एसेंट लेने की जरूरत नहीं है, उनकी एसेंट के बिना भी उसको असेंबली में डाला जा सकता है या पेश किया जा सकता है। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एडिशन ऑफ एक्सेस ग्रांट्स। तो अब आपके बाद अब आपको घर में ही पता है कि कोई भी हम करते हैं तो वहाँ पे खर्चे जो है या जो हमारी स्पेंडिंग्स हैं तो वो ज़्यादा हो सकती हैं, खर्चे हमारे ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमारी ये स्टेट है जो अब यूनियन टेरिटरी है, तो अगर यहाँ पे भी जो फंड्स दिए गए हैं अगर उससे कोई ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? हमारे ये कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड से वो पैसा दिया जाएगा। अगर कोई सब एक्सेस ग्रांट्स चाहिए किसी पर्पस के लिए तो पर्पसेस के लिए कहाँ से पैसा दिया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड से। तो ये भी एक रूल बनाया गया। उसके बाद है आपके पास, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लैंग्वेज यूज्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी क्या होगी? तो क्या कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होगी? लेजिस्लेटिव असेंबली को वन और मोर लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डोगरा कल्चर अलग है, कश्मीरी कल्चर अलग है। तो उसके लिए कहा गया कि वन और मोर लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज चूज किया जाएगा, या हिंदी को किया जाएगा, ठीक है, या जो J&K में लैंग्वेज बोली जाती है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा। ठीक है, तो हिंदी इसलिए कहा कि वन और मोर लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा क्योंकि हमारे पास दो कल्चर हैं, अलग अलग बड़े सारे डिफरेंट कल्चर हैं। तो उसके लिए यहाँ फिर एक और ऑप्शन रखा गया, या तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा, और एक और कंडीशन है कि J&K में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा। उसके बाद है कि जो बिजनेस है, बिजनेस इन लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? तो उसमें भी कहा गया है कि हमारे पास लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी या J&K है उसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है या उसको चूज किया जाएगा बिजनेस के लिए, या हिंदी को चूज किया जाएगा, या इंग्लिश को। क्लियर है? तो ये तीन कंडीशंस हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज बिजनेस के लिए भी यूज की जाएगी, मतलब जो असेंबली में जो भी सारा कामकाज होगा उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा सकती है, या तो इंग्लिश, या तो हिंदी, या तो जो लैंग्वेज यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में बोली जाती है उनमें से एक को चूज किया जाएगा। उसके बाद है लैंग्वेज यूज्ड इन एक्ट्स और बिल्स। तो उसमें भी ऐसा ही है कि या तो यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में कोई लैंग्वेज जो बोली जाती है, या हिंदी में उनको रखा जाएगा, या इंग्लिश में प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, कोई भी एक्ट और बिल है या तो उसको इंग्लिश में प्रेजेंट किया जाएगा, या ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाएगा, या कोई भी लैंग्वेज जो यूटी में बोली जाती है। अब अगर कोई भी लैंग्वेज जो यूटी में बोली जाती है उसमें प्रेजेंट किया जाता है या ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाता है, तब भी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ही करना होगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करना है उसको। अगर कोई और लैंग्वेज में बिल पेश किया जाता है पार्लियामेंट में
ठीक है, या उसको सिर्फ इंग्लिश में ही प्रेजेंट करें तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि लैंग्वेज यूज्ड इन एक्ट्स और बिल्स। तो एक्ट्स और बिल्स में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, या तो यूटी में जो बोली जाती है, ठीक है, या ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। लेकिन अगर इनमें प्रेजेंट किया जाता है तब भी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें उस एक्टर बिल को, या तो सिर्फ आप इंग्लिश में प्रेजेंट करें तब भी चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी आपको आई होप आपको समझ आ गया कि हमारे पास जो बिल्स होंगे पार्लियामेंट हमारी असेंबली में, वहां पे कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मेंबर्स होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब हमारे जो जितने भी असेंबली के मेंबर्स होंगे, अब उनमें से मिनिस्टर्स भी बनाए जाएंगे। तो अब मिनिस्टर्स में कितने होंगे? नॉट मोर देन 10%। जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उसका जो 10% होगा मैक्सिमम, इतने मिनिस्टर्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 100 असेंबली के मेंबर्स हैं तो हम लोग 10 मिनिस्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इंक्लूडिंग सीएम, उसमें सीएम भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ सीएम एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू एलजी। हाँ, अब ये 56 सेक्शन है आपकी, क्या कहते हैं इसमें कि हमारे पास ये हमारे जो रेस्पेक्टेड सीएम है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो कोई भी अगर रूल बनाई या कोई नया एक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको एलजी सर के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ेगी, उनके सजेशंस लेने पड़ेंगे, तब ही हमारे जो सीएम है वो पास कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये उनकी ड्यूटी है कि वो एलजी के साथ लिंक में रहे, उनसे बातचीत करते रहे, जो भी आपके नए रूल्स हैं, नए रेगुलेशंस आएंगे हमारी यूनियन टेरिटरी में। तो यहाँ पे आपका पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पार्ट 3 हमारा बहुत ही लेंथी था, तो इस पूरे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मैं सोच रहा हूँ मैं 2 वीडियोस में कंप्लीट करूंगा। ये पार्ट 4 कर लेते हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में क्या हमने पीछे भी किया है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को कौन करेगा? प्रेसिडेंट सर उसकी देखरेख करेंगे, लेकिन वो अपनी मदद के लिए एक एलजी को अपॉइंट कर सकते हैं लद्दाख में अंडर द आर्टिकल 239। जैसे जे.एंड.के में अपॉइंट किया गया वैसे ही वहां पे भी अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन वो किसको अपनी रिपोर्ट्स देंगे? प्रेसिडेंट सर को, और डायरेक्टली प्रेसिडेंट सर ही लद्दाख को सुपरवाइज करेंगे। आई होप आपको ये पार्ट 4 भी क्लियर हो गया होगा। तो हमने 4 पार्ट किए हैं अभी तक, 4 पार्ट किए। फर्स्ट में प्रीलिमिनरी था जो बेसिक डेफिनेशंस थी। सेकंड में क्या था? जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक यूटी जेके बनाया और यूटी लद्दाख बनाया। थर्ड में क्या था कि हमारे पास जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन है, ये आ गया आपका लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव कि जे.एंड.के में अब सेकंड में अलग अलग यूटीज बन गई। फिर जे.एंड.के को पकड़ा हमने कि जे.एंड.के में हमारे एमएलए कैसे होंगे, किस तरह से, किस प्रोसेस से बनाया जाएगा। और उसके बाद फोर्थ में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी कि हमारे पास वहां पे भी एलजी को अपॉइंट किया गया है। तो आई होप आपको 4 सेक्शन क्लियर हो गई। हम इस वीडियोस को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 बहुत ही ज़्यादा लेंथी था, उसमें जे.एंड.के को किस तरह से बनाया गया है, कैसे असेंबली होगी, कैसे एलजी काम करेंगे, कैसे हमारे एडवोकेट जनरल काम करेंगे, जो असेंबली होगी उसमें जितने भी हमारे पास मेंबर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनकी सीट वेकेंट कैसे होगी, ये सभी पे बात की गई है। फोर्थ में लद्दाख की बात की गई है। तो इस तरह ये 4 पार्ट हमारे पास कंप्लीट हुए। उसके बाद हम लोग किस पे बात करेंगे? अब बाकी वाले पार्ट्स पे। तो इस वीडियो को, इस पूरे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वाली वीडियोस अच्छी लगी हो। तो थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी आपके साथ। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है अभी भी तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।